अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भारत की गंगा जमुनी तहजीब का एक स्वर्णिम इतिहास समेटे है। इसके शताब्दी समारोह में आज पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समारोह को संबोधित करेंगे। ये पहली बार है जब 5 दशक से भी ज्यादा वक्त में कोई प्रधानमंत्री एएमयू के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी से पहले पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी ऑनलाइन शामिल होंगे। एएमयू के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर इतिहासकार प्रोफेसर इरफान हबीब का कहना है कि ये एएमयू के लिए गर्व की बात नहीं है। यूनिवर्सिटी में स्कॉलर आते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पीएम मोदी समारोह में शामिल हो रहे हैं या नहीं। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनाव के लिए आज मतों की गिनती हो रही है। 280 सीटों पर हुआ ये चुनाव इसलिए यादगार रहा है क्योंकि आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार वोटिंग हुई, जिसमें मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बीजेपी को भी इन चुनाव में बड़ी उम्मीद है। 8 चरण की शांतिपूर्ण वोटिंग के बाद अब नतीजे पर पूरे देश की नजर है। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली और आसपास डटे किसानों ने आंदोलन और तेज करने की कवायद शुरू कर दी है। किसानों ने सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की है। किसानों का समूह बारी बारी से 24 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठ रहा है। इधर 5 दौर की बैठक विफल रहने के बाद सरकार ने प्रदर्शन कर रहे किसानों से अगले दौर की बातचीत के लिए तारीख तय करने को कहा है। सरकार 40 किसान संगठनों से बातचीत के लिए तैयार है। दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसानों को अलग अलग जगह से संगठनों का समर्थन मिल रहा है। पीलीभीत से ट्रैक्टर, बाइक और कार के जरिए किसानों ने दिल्ली कूच किया है, तो महाराष्ट्र से भी दिल्ली के लिए किसानों का एक जत्था निकला है। उधर पंजाब के आड़तियों ने दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों का समर्थन किया है। आड़तियों ने 22 से 25 दिसंबर तक मंडी बंद रखने का फैसला किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का 93 साल की उम्र में सोमवार को निधन हो गया। वो 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। गांधी परिवार के बेहद करीबी माने जाने वाले वोरा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रहे थे। वोरा 17 साल तक कांग्रेस के कोषाध्यक्ष भी थे। वोरा दिल्ली के फोर्टिस एस्कॉट अस्पताल में भर्ती थे। मोतीलाल वोरा के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी शोक व्यक्त करके कहा कि वोरा सच्चे कांग्रेसी थे। बंगाल में बीजेपी सांसद सौमित्र खान की पत्नी का टीएमसी ज्वाइन करना घरेलू कलह की वजह बन गया। पत्नी सुजाता मंडल के दीदी का दामन थामने पर सांसद सौमित्र खान ने टीएमसी पर गंभीर आरोप लगाया। सांसद ने कहा कि दीदी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के इशारे पर उनकी पत्नी को पार्टी में ज्वाइन कराया गया। टीएमसी ने उनका परिवार तोड़ दिया, अब वो जल्द तलाक देंगे। वहीं बीजेपी सांसद की पत्नी सुजाता मंडल के मुताबिक उन्होंने आत्मा की आवाज सुनी। बीजेपी में बागी और दागी की सुनी जाती है, जबकि टीएमसी में वर्कर्स की। ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बंगाल चुनाव को लेकर अपने मास्टर प्लान का ऐलान किया। बीजेपी के एक आरोप का दीदी ने करारा जवाब दिया। बीजेपी की चुनावी रणनीति को मात देने के लिए अब ममता बनर्जी ने चुनावी मोर्चा संभाल लिया है। जनवरी में दीदी बड़ा चुनावी अभियान शुरू कर रही हैं, जबकि 28 और 29 दिसंबर को बीरभूम और बोलपुर में शक्ति प्रदर्शन करेंगी, जहां अमित शाह ने हुंकार भरी थी। ममता बनर्जी के राजनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर ने सोशल मीडिया पर बीजेपी को सीधा चैलेंज दिया। प्रशांत किशोर ने अगले वर्ष होने वाले बंगाल चुनाव को लेकर भविष्यवाणी की है। भविष्यवाणी ये कि बीजेपी डबल डिजिट के फिगर को क्रॉस नहीं कर पाएगी। अगर बीजेपी डबल डिजिट को पार कर लेती है तो वो अपना काम छोड़ देंगे। बीजेपी ने प्रशांत किशोर के दावे पर पलटवार किया, कहा बंगाल की जनता टीएमसी को उखाड़ फेंकने का मन बना चुकी है। केंद्रीय मंत्री अठावले ने गहलोत सरकार को अस्थिर करने के पीछे सचिन पायलट का नाम लिया था। अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र की मोदी सरकार और रामदास अठावले पर बड़ा हमला किया। डोटासरा ने मोदी सरकार के सारे मंत्रियों को कॉमेडियन करार दिया। उत्तर प्रदेश में चाचा भतीजे यानी शिवपाल और अखिलेश के बीच गठबंधन की खबर पर विराम लग गया।
मेरठ में शिवपाल यादव ने 2022 चुनाव की हुंकार भरी और पार्टी का पहला उम्मीदवार घोषित कर दिया। शिवपाल ने रैली में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अखिलेश के साथ विलय का समय निकल चुका है। अब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से जिसको अलायंस करना है वो आगे आए। देश में कोरोना की दहशत कायम है। ब्रिटेन में कोरोना की नई लहर के बाद तय किया गया है कि 31 दिसंबर तक ब्रिटेन से आने जाने वाली सभी उड़ानें रद्द की जाएंगी। वहीं पूरे देश में पिछले 24 घंटे में 24,000 से ज्यादा नए संक्रमित मिले हैं। 24 घंटे में ही 333 लोगों ने कोरोना संक्रमण से दम तोड़ दिया है। बात अगर देश में कुल कोरोना संक्रमितों की हो तो देश में 1,55,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण के शिकार हो चुके हैं। पूरे देश में 1,45,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना संक्रमण से जान जा चुकी है। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ रही है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 803 लोग संक्रमित पाए गए हैं। एक दिन में कोरोना संक्रमितों का यह आंकड़ा 17 अगस्त के बाद सबसे कम है। 17 अगस्त को 787 लोग कोरोना संक्रमित हुए थे। दिल्ली में अब तक 6,17,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 3,800 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में कोरोना से 98 लोगों ने दम तोड़ दिया है। महाराष्ट्र में अब तक 18,96,000 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। नए कोरोना वायरस की आहट से भी महाराष्ट्र सतर्क है। महाराष्ट्र सरकार ने विदेश से आने वालों को क्वारंटीन करने के लिए 2,000 कमरों की व्यवस्था की है। साथ ही कोरोना को देखते हुए क्रिसमस और नए साल के जश्न पर सख्ती बरती है। तय किया गया है कि शहरी इलाकों में आज रात से कर्फ्यू लगाया जाएगा। ड्रग्स मामले में बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल से एनसीबी ने करीब 6 घंटे पूछताछ की। अर्जुन रामपाल एनसीबी के सामने दोबारा पेश हुए हैं। उनसे ड्रग्स मामले में सवाल किए गए। मामले में एनसीबी ने दिल्ली के एक डॉक्टर का बयान लिया है। डॉक्टर का बयान एनसीबी ने अदालत में 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने भी करवाया है। सूत्रों की माने तो अर्जुन रामपाल के करीबी ने दिल्ली के एक डॉक्टर को गुमराह करके बैक डेट में डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिखवाए ताकि एनसीबी की जांच से बचा जा सके। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद शीतलहर का प्रकोप है। बागेश्वर के मैदानी क्षेत्रों में सुबह इतना ज्यादा कोहरा हो रहा है कि लग रहा है मानो बर्फ पड़ रही है। शीतलहर ने यहां लोगों का जीना अस्त व्यस्त कर दिया है। जम्मू कश्मीर में चिल्लाई कलां शुरू हो गया है। आपको बता दें कि कश्मीर में कड़ाके की ठंड के 3 चरण होते हैं, जिसका पहला फेज शुरू हो गया है। इससे जन्नत की सर्दी का सितम यानी हाड़ कंपाने वाली ठंड को मापने का मीटर कह सकते हैं। पारंपरिक रूप से 31 दिसंबर से लेकर मार्च के आखिरी हफ्ते तक के अंतराल को ही असल सर्दी का सीजन माना जाता है। महाराष्ट्र के पुणे से सटे पिंपरी चिंचवड़ से एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई। कंप्यूटर एक्सेसरीज की दुकान में आग लगने की वजह से 24 साल के अंकित की जिंदा जलकर मौत हो गई। आग लगने के बाद लोगों ने दुकान का शटर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने अफीम की बड़ी तस्करी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। 4 तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने गैंग के पास से 3.5 किलो अफीम बरामद की है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 60 लाख रुपए बताई जा रही है। अंबाला की सेंट्रल जेल एक बार फिर सुर्खियों में है। जेल के अंदर से नशे की खेप और करीब 10 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। अंबाला सेंट्रल जेल के अधीक्षक के मुताबिक करीब 25 ग्राम अफीम बरामद किया गया है। वारदात में एक जेल कर्मी भी शामिल किया गया है, जिसे सस्पेंड कर दिया गया है। एटा में मकान के मालिकाना हक को लेकर जमकर बवाल हुआ। मामला सुलझाने पहुंची पुलिस फोर्स पर एक वकील ने फायरिंग कर दी। फिर जमकर पथराव भी शुरू हो गया, जिसे जहां जगह मिली अपनी जान बचाने के लिए वो वहीं छिप गया। दिन दहाड़े पुलिस फोर्स के ऊपर हुई फायरिंग में एक राहगीर को गोली लग गई, जिसकी हालत गंभीर है। मध्य प्रदेश के सिवनी से भीषण सड़क हादसे की तस्वीर सामने आई है। सिवनी टोल पर टैंकर और एक कार में जोरदार टक्कर हुई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। कार सवार वाराणसी से बेंगलुरु जा रहे थे। हादसे में 3 महिलाओं समेत 5 लोगों की जान चली गई।
छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक परिवार के 4 लोगों की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सोमवार की सुबह गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी कि गांव के सोनकर परिवार के घर पर 4 लाश पड़ी हुई है। पुलिस पहुंची तो पानी टंकी से मां, बेटे और बहू की लाश मिली, जबकि आंगन में घर के मुखिया की लाश लहूलुहान हालत में पड़ी हुई थी। असम में 4 उग्रवादी संगठनों के 64 उग्रवादियों ने सरेंडर किया। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में उग्रवादियों ने मुख्य धारा में शामिल होने की कसम खाई। उग्रवादियों ने अपने हथियार और कारतूस छोड़ दिए। उग्रवादियों ने 14 एक सीरीज की राइफल, 15 पिस्तौल और एक M20 ऑटोमेटिक राइफल सरेंडर किया। बिहार के जमुई में स्कूल से हाजिरी बनाकर लौट रहे शिक्षक की पहले से घात लगाकर बैठे हमलावरों ने हत्या कर दी। हत्या के आधे घंटे बाद जमुई का मेन रोड रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। लाश देख भड़के लोगों का गुस्सा देर से पहुंची पुलिस पर फूट पड़ा। हत्या के करीब 1 घंटे बाद पहुंची पुलिस ने लाश रखकर प्रदर्शन कर रहे लोगों को हटाने की कोशिश की तो बवाल और बढ़ गया। लाश को खींचकर ले जाने की कोशिश देख लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की टीम ने बिजली विभाग में तैनात उप महाप्रबंध को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम रितेश श्रीवास्तव है। जिले के बिजली ठेकेदार ने लोकायुक्त भोपाल से लिखित शिकायत की थी, जिसके बाद टीम ने छापा मारा और 10,000 के साथ रंगे हाथों दबोच लिया। फिरोजाबाद में अवैध रूप से चल रहे हॉस्पिटल का पर्दाफाश हुआ है। प्रशासन की टीम ने छापा मारकर अस्पताल को सील कर दिया है। दरअसल अस्पताल में डिलीवरी के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई थी, जिसके बाद प्रशासन ने सख्ती की। छापेमारी हुई तो पता चला कि अस्पताल बिना दस्तावेज के ही चल रहा था। आगरा में नकली दवाओं के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी में अब तक 4 करोड़ की दवाएं जब्त की जा चुकी हैं। दवा माफिया के 7 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। बिहार के दरभंगा में एक्साइज विभाग हर रोज शराब कारोबारी के खिलाफ छापेमारी कर रही है। सोमवार को अलग अलग जगहों से 2 शराब कारोबारी गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों के पास से देसी और विदेशी शराब बरामद किए गए हैं। तीसरा शराब कारोबारी मौके से फरार हो गया। कानपुर के गोविंद नगर में उस समय हड़कंप मच गया जब मामूली सी बात को लेकर एक व्यक्ति की डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि इलाके के रहने वाले रमन गुप्ता का गाय के विवाद को लेकर झगड़ा हो गया। गाली गलौज से शुरू हुई लड़ाई हाथापाई में तब्दील हो गई और इसी दौरान रमन गुप्ता पर डंडों से कई वार किए गए, जिससे उसकी मौत हो गई। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन को कोरोना की वैक्सीन दी गई। बाइडेन ने लाइव टेलीविजन पर वैक्सीन लगवाई। 78 साल के बाइडेन कोरोना के हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं। फाइजर की ओर से विकसित पहली डोज दी गई। इस मौके पर उन्होंने अमेरिका के लोगों से वैक्सीन लेने की अपील की। उम्मीद है कि अगले महीने से अमेरिका में कोरोना के वैक्सीन आम जनता के लिए उपलब्ध होगी। ब्रिटेन के बाद साउथ अफ्रीका में भी कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन मिलने से हड़कंप मच गया है। सरकार ने कोरोना के नए स्ट्रेन मिलने की पुष्टि की। कोरोना के नए स्ट्रेन मिलने से संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। भारतीय अमेरिकी डॉक्टर विवेक मूर्ति ने ब्रिटेन में नए कोरोना स्ट्रेन पर कहा कि ब्रिटेन में मिला कोरोना का नया स्ट्रेन जानलेवा नहीं लग रहा, हालांकि ये तेजी से फैल रहा है। डॉक्टर मूर्ति को जो बाइडेन की स्वास्थ्य टीम में सर्जन जनरल नियुक्त किया गया है। यूरोपीय यूनियन ने बायोएनटेक और फाइजर वैक्सीन को मंजूरी देने के लिए बैठक की। मंजूरी मिलने के बाद यूरोपियन यूनियन में लागू होने वाली पहली वैक्सीन होगी। ब्रिटेन और अमेरिका पहले ही फाइजर वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे चुके हैं। जापान सरकार ने अपना सैन्य बजट बढ़ा दिया है। चीन से मुकाबले के लिए नए फाइटर प्लेन, मिसाइल और एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाने की तैयारी में जापान सरकार जुट गई है। सुगा सरकार ने सेना का बजट बढ़ाकर $52 बिलियन कर दिया है।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।